हेलो बच्चों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th सीरीज का अपना न्यू चैप्टर, न्यू कंसेप्ट विच इज मैग्नेटिज्म। हम स्टार्ट करने वाले हैं मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिज्म के बारे में आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा जानते हैं। मैग्नेट से हम सभी लोगों ने खेला है बचपन में, हमने मैग्नेट से जरूर दो दो हाथ किए हैं। नॉर्थ पोल साउथ पोल हम जानते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट ईच अदर, नॉर्थ नॉर्थ साउथ साउथ रिपेल ईच अदर। ये सब आज हम पढ़ेंगे। इन सब को हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि वो कौन सी फोर्स है जो अट्रैक्ट और रिपल्शन क्रिएट कर रही है। और आप जानते हैं क्योंकि नॉर्थ यहाँ रखाओ, नॉर्थ यहाँ रखाओ, उसको पास पास लाओ और जैसे ही आप उसको रिलीज करोगे वो भागेगा। दैट मीन्स बिना किसी कॉन्टेक्ट के दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं। दैट मीन्स ये कैसी फोर्स है? फील्ड फोर्स। मतलब कि फील्ड का कंसेप्ट तो होगा ही, जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर भी किसी ना किसी फील्ड का कंसेप्ट तो होगा ही। देखिए बहुत सारी रिसर्च हुई, बहुत सारी डिस्कवरी हुई, मैं सब पर नहीं जा रहा हूं। मैं एक छोटा सा मेन कंक्लूजन आपको बता रहा हूं कि क्या हमने देखा, क्या हमने ऑब्जर्व किया। भाई मान लो एक हमारे पास करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से, क्लियर है। अब आप सभी जानते हैं करंट कैरिंग वायर जो है इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है ना। करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल है। किसी पर यूनिट वॉल्यूम में अगर मैं बात करूं तो टोटल चार्ज, नेट चार्ज तो जीरो ही है ना यार। जितना इलेक्ट्रॉन उतना पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। अब मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, अगर मान लो यहां पर एक चार्ज रखा हुआ है, एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व करोगे आप? क्या आपका कंक्लूजन है? मान लीजिए करंट कैरिंग वायर के पास में एक चार्ज रखा हुआ है, क्या इस पर कोई फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी, लगनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्टैटिक चार्ज पर फोर्स कौन लगाता है? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैट्स में इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक करंट कैरिंग वायर तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो ये अपने आसपास कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं कर रहा है फिलहाल, तो किस बात की फोर्स लगाएगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन कई एक्सपेरिमेंट किए गए, उन एक्सपेरिमेंट में देखा गया अगर मान लो मैं इसको कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड कर दूं तो ये डिफ्लेक्ट होने लगता है। और अगर मान लो मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी कर दी और मैं इसको अगेन इसको मूव करा दूं तो ये अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होने लग गया। दैट मीन्स एक कंसेप्ट समझ में आया कि ये जो करंट कैरिंग वायर है ना, ये कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहा है अपने चारों ओर। ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर कुछ ना कुछ तो क्रिएट कर रहा है, कोई फील्ड टाइप क्रिएट कर रहा है। और वो फील्ड रुके हुए चार्ज को तो डिफ्लेक्ट नहीं कर रही, रुके हुए चार्ज को परेशान नहीं कर रही। वो फील्ड कब अपना काम कर रही है? जब ये चार्ज भी मूव कराया। दैट मीन्स मूविंग चार्ज अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है। कैसे पता चला? मान लो एक चार्ज रुका हुआ ये रहा, दोनों पॉजिटिव चार्ज है, आपस में उनको पास लाएंगे और जैसे रिलीज करेंगे तो वो फोर्स लगाएंगे दोनों। क्यों? दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्ट कर रही है और बिकॉज ऑफ रिपल्शन वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। अब जैसे ही ये करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रखा हुआ था, वो रेस्ट में था, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मूव करा दिया, चार्ज डिफ्लेक्ट हो गया, चार्ज अपने पास से डिफ्लेक्ट हो गया। इसका मतलब इस चार्ज पर फोर्स लगी है। अब करंट कैरिंग वायर का मतलब ही क्या है? उस वायर में क्या है? मूविंग चार्जेस। दैट मीन्स यहां से एक कंक्लूजन निकला कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस समथिंग एंड दैट समथिंग इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स what is the origination of magnetic field? कोई आपसे पूछ ले what is the origination of magnetic field? The origination of magnetic field is moving charge। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि हम चार्ज की 3 स्टेट पढ़ेंगे। चार्ज इज एट रेस्ट,
चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड चार्ज इज एक्सेलरेटिंग। चार्ज इज एट रेस्ट को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं चार्ज इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स पहला मेजर कंक्लूजन ये निकला कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। दैट मीन्स करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। और अब हमें यही पढ़ना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? बेसिकली मूविंग चार्ज। दैट मींस मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मूविंग चार्ज। वी हैव टू स्टडी हियर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अ मूविंग चार्ज। क्लियर है? अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये करंट कैरिंग वायर अपने चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सब निकाले हैं हम, आपको टेंशन नहीं लेनी। क्लियर एकदम? अब ये अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। जैसे ही मैंने इसको मूव कराया, ये भी अपने चारों ओर एक ऑरा क्रिएट करता है और दोनों की दोनों फील्ड आपस में इंटरेक्ट करती हैं और लगती है फोर्स, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली ये चैप्टर ब्रॉडली दो हिस्सों में हम पढ़ेंगे। कौन सा? एक तो कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट्स, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, और दूसरा फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ मूविंग चार्ज प्लेस इनसाइड द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे हम? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फर्स्ट पार्ट क्या होगा? कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूं आपको। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल बी से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? टेस्ला। जिसको हम किससे लिखते हैं? कैपिटल टी से। साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया है। जस्ट लाइक फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, कैपिटल एन। उसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। कैपिटल टी से हम डिनोट करते हैं। वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होती है। बाद में देख लेंगे इसको जब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर एकदम? तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होगी ही होगी। सब कुछ हम पढ़ाएंगे, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे, कैसी डायरेक्शन, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैग्नीट्यूड, सारी बात डिटेल में होगी। अच्छा भाई, मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। क्लियर एकदम? सो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट। अब एक चीज और मैं बता दूं, जब आप बुक पढ़ोगे या क्वेश्चंस देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक इंडक्शन सब एक ही बात है। क्लियर है? घबराने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एक ही बात है। क्लियर एकदम? अब याद करो इलेक्ट्रोस्टैट्स में मैंने आपको पढ़ाया था कूलम्स लॉ और गॉस लॉ। सेम केस यहां पर ऐसे ही पढ़ेंगे, सिमेट्रिकली चीजें चलाएंगे हम, ताकि आपको लगे कि यार फिजिक्स कितना सिमेट्रिकली चल रही है। वहां पर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन के लिए हमने क्या पढ़ा था? वहां पर क्या पढ़ा था हमने? कूलम्स लॉ, और उसके बाद कूलम्स लॉ के बाद गॉस लॉ। यहां पर सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोट-सैवर्ट लॉ। साइंटिस्ट का नाम है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। उसके बाद हम पढ़ेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए बायोट-सैवर्ट लॉ। बायोट-सैवर्ट साहब ने हमें क्या बताया? मान लीजिए करंट कैरिंग एलिमेंट है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेट्स से आई। क्लियर है? और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से हमें कहीं पर भी लेट्स से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मान लो मैंने एक इसका डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया डीएल। लेट्स से डीएल। ये डीएल इतना बड़ा नहीं होगा, ये आप भी जान पा रहे हैं। एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लिया एंड आर इज द डिस्टेंस between the differential element and the point where we need to calculate the magnetic field, and theta is the angle between dl and r vector. क्लियर है? उन्होंने बताया कि dB differential magnetic field at that point is directly proportional to I
dl क्रॉस r अपॉन में r वेक्टर का होल क्यूब। लॉ है, लॉ का कोई प्रूफ नहीं होता। उन्होंने क्या बताया कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl क्रॉस r अपॉन में r का मैग्नीट्यूड। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो सम कांस्टेंट इज देयर एंड दैट कांस्टेंट is equals to न्यू नॉट ओवर 4 पाई। जैसे वहां पर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पर है न्यू नॉट ओवर 4 पाई, वेयर न्यू नॉट इज नोन एज व्हाट, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। न्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू होती है, ध्यान रखिएगा, 10 into 10 की पावर -7। न्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू क्या होती है, 10 into 10 की पावर -7। ऐसा यूनिट क्या होगी देख लेते हैं, न्यू नॉट ओवर 4 पाई, ये डीबी इधर, डीबी ये क्या होगा टेस्ला, ये क्या होगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो मीटर स्क्वायर अपॉन में मीटर क्यूब, दैट मींस मीटर, ये मीटर इधर चला जाएगा, अपॉन में करंट यहां आएगा तो एम्पेयर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। सो न्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू कितनी हो गई, 10 into 10 की पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, क्लियर है एकदम। अब ये तो देखिए वेक्टर फॉर्म में आ गया, यहीं से ही हम डायरेक्शन भी सीखेंगे, dB इज इक्वल टू न्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन में r का क्यूब। अगर मैग्नीट्यूड वाइज में बात करूं तो क्या आ जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करेंगे, न्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस r को क्या लिख सकते हैं, dl r sin थीटा अपॉन में r का क्यूब, एक r से एक r कैंसिल, सो dB का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, न्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अगर कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बायो सैवर्ट्स लॉ उतारी है, उसके बाद हम डायरेक्शन की कैलकुलेशन करेंगे। चलिए अब हम डायरेक्शन निकालना सीखेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, dB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन में r का क्यूब। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो मैंने ब्रैकेट में डाल दी है, ये एक स्केलर नंबर आएगी, लेकिन dl क्रॉस r इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और टू वेक्टर कौन कौन से हैं, वो dl वेक्टर। अब कहोगे सर dl क्या है, dl एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी डायरेक्शन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो dl वेक्टर इज दिस, अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो dl वेक्टर इज दिस, एंड r इज द पोजीशन वेक्टर, कहां से, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पॉइंट where we need to calculate the magnetic field from this differential element। अब क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा है, राइट हैंड थंब रूल से हम निकालते हैं। दैट मींस अगर P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, अभी सिर्फ मैं बात डायरेक्शन की करूंगा, मैग्नीट्यूड की बात बाद में होगी। डायरेक्शन चाहिए तो dl क्रॉस r करो, और क्रॉस प्रोडक्ट क्या कहता है, मान लीजिए C वेक्टर बराबर A क्रॉस B है, तो क्या होता है, सबसे पहले फाइंड द प्लेन ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B, then curl the finger of your right hand from first vector to second vector। ऐसा करते टाइम जो भी डायरेक्शन थंब की होगी वही डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की होगी। देख लेते हैं, यहां पर dl वेक्टर इज दिस एंड r वेक्टर इज दिस, तो हमें क्या करना है, dl क्रॉस r। देखिए dl वेक्टर इज दिस एंड r वेक्टर इज दिस, तो हमें क्या करना है, dl क्रॉस r, तो क्या होगा, इनवर्ट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ट। अब इस चैप्टर में दो सिंबल हम यूज करेंगे, उसको ध्यान रखना, एक क्रॉस और एक डॉट। डॉट का मतलब होगा कोई भी चीज बाहर आती हुई, और क्रॉस का मतलब क्या होगा, कोई भी चीज अंदर जाती हुई। तो dl क्रॉस r यहां पे आपने कैसे निकाला, dl क्रॉस r, देखिए मैं अलग से बना देता हूं, ये dl वेक्टर था और ये r वेक्टर था,
तो प्लेन तो यही हो गया, प्लेन तो यही हो गया, डीएल और आर का प्लेन यही हो गया। अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मतलब डीएल क्रॉस आर या तो आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। डीएल क्रॉस आर है इनवर्ड, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हो गई इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और देखते हैं यहीं पर डिटेल में चर्चा करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ये रहा, पॉइंट ये रहा, यहां पर डीएल क्रॉस आर अगेन इनवर्ड, यहां पर डीएल क्रॉस आर अगेन इनवर्ड। मान लीजिए पॉइंट में यहां ले लूं, मान लीजिए पॉइंट में यहां ले लूं, तो डीएल क्रॉस आर अगेन डीएल क्रॉस आर क्या होगा? इनवर्ड। मान लो मैं पॉइंट यहां पर ले लेता हूं, मान लीजिए पॉइंट में यहां पर ले लेता हूं, तो इस बार आर वेक्टर इज दिस, डीएल वेक्टर इज दिस, आर वेक्टर इज दिस, तो इस बार डीएल क्रॉस आर क्या होगा? डीएल क्रॉस आर फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर, डीएल क्रॉस आर इस बार क्या होगा? आउटवर्ड। अगर यहां पर कोई और भी पॉइंट ले लूंगा तो देख लो डीएल और आर, डीएल क्रॉस आर इस बार भी क्या होगा? आउटवर्ड। दैट मींस इस करंट कैरिंग एलिमेंट, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के इधर की तरफ सारे में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। और यहां पर क्या होगी? आउटवर्ड। और देखते हैं हम, और देखते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, क्लियर है? करंट कैरिंग वायर इज लाइक दिस। यहां पर बताइए, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जल्दी, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? करंट कैरिंग वायर ये रहा, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डीएल वेक्टर इज दिस, कोई भी एक स्मॉल वेक्टर, डीएल वेक्टर इज दिस and r vector is this. So dl cross r first to second, dl cross r क्या होगी डायरेक्शन? इनवर्ड। dl cross r क्या होगी डायरेक्शन? इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और देखते हैं, और देखते हैं। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर ऐसे है, आई करंट कैरिंग वायर इनवर्ड ले लिया इस बार मैंने, करंट कैरिंग वायर इज लाइक दिस, इनवर्ड ले लिया, करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, करंट अंदर की तरफ जा रहा है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ। देखते हैं आप, देखते हैं आप, प्लेन का ध्यान रखना, प्लेन का ध्यान रखना। करंट कैरिंग वायर ऐसे है लाइक दिस, करंट कैरिंग वायर ऐसे है लाइक दिस, और आर वेक्टर ऐसे है, इसको बाहर निकाल लो। आर वेक्टर इज लाइक दिस, आर वेक्टर इज लाइक दिस, क्लियर है? इसको बाहर निकालते हैं। करंट कैरिंग वायर ये रहा, करंट कैरिंग वायर ये रहा, और आर वेक्टर ये रहा, तो प्लेन ये बन गया है इस बार, प्लेन ये बन गया, ये रहा प्लेन, ये रहा प्लेन। दैट मींस इस बार मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे होगी या फिर ऐसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। देखते हैं, डीएल वेक्टर इज दिस, डीएल वेक्टर इज दिस एंड आर वेक्टर इज दिस, डीएल वेक्टर इज दिस एंड आर वेक्टर इज दिस, तो कैसे होगी? कैसे होगी? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, तो क्या होगा? डीएल क्रॉस आर। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? और कंसेप्ट देखते हैं यहीं पर ही, और कंसेप्ट देखते हैं। लेट्स से एक और क्वेश्चन लेते हैं। करंट की डायरेक्शन विल बी लाइक दिस। मान लीजिए करंट ये रहा, करंट ये रहा लाइक दिस, आपकी तरफ आ रहा है, करंट ये रहा, आपकी तरफ आ रहा है, और यहां पर एग्जैक्टली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बताइए, एग्जैक्टली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, आर वेक्टर इज लाइक दिस, आर वेक्टर इज लाइक दिस। जल्दी स्क्रीन पॉज करके बताइए। तो देखते हैं, आप देखते हैं, करंट की डायरेक्शन लाइक दिस, करंट आपकी तरफ आ रहा है, करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस, आपकी तरफ आ रहा है, और आर वेक्टर इज लाइक दिस। सो प्लेन ये हो गया इस बार, प्लेन ये हो गया, प्लेन ये हो गया। तो यहां पर अब मैग्नेटिक फील्ड या तो इधर की तरफ होगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या फिर उधर की तरफ होगी, डीएल क्रॉस आर। तो क्या करेंगे? डीएल वेक्टर इज लाइक दिस आपकी तरफ, आर वेक्टर इज लाइक दिस, तो क्या होगा? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अभी पहले दिमाग चलाओ, लेकिन बाद में मैं बहुत ही शॉर्ट में बता दूंगा इसको, अभी लेकिन दिमाग चलाओ। तो यहाँ पर डीएल क्रॉस आर क्या होगा? लाइक दिस। सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, आर वेक्टर मान लीजिए यहाँ पर निकालना हो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगेन डीएल वेक्टर इज लाइक दिस, करंट कैरिंग एलिमेंट इज लाइक दिस, करंट कैरिंग एलिमेंट इज लाइक दिस, और आर वेक्टर इज लाइक दिस, आर वेक्टर इज लाइक दिस। सो प्लेन इज दिस, प्लेन ये हो गया टिल्टेड, डीएल वेक्टर आर वेक्टर, प्लेन ये हो गया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। तो मैग्नेटिक फील्ड इज
like this. Magnetic field is like this. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? अब याद करो कि भाई मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज आपको पढ़ाई थी 11th क्लास में. C वेक्टर बराबर A क्रॉस B. C is perpendicular to the plane of A and B. That means common sense है C is perpendicular to A and C is perpendicular to B. तो सेम केस यहां पर होगा. Magnetic field must be perpendicular to dl vector and magnetic field must be perpendicular to r vector. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देख लीजिए सभी जगह यही हो रहा है. अगर मैंने r वेक्टर बना लिया तो मैग्नेटिक फील्ड या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी. एग्जैक्ट आंसर कौन देगा? राइट हैंड थंब रूल. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्वेश्चन देखते हैं. मान लीजिए करंट कैरिंग वायर इज लाइक दिस and we need to calculate the magnetic field here. Current carrying wire is like this and we need to calculate the magnetic field here. R vector is like this. Clear एकदम? So क्या होगा? चलिए इस बार प्लेन देखो यही हो गया. सिंपल. dl वेक्टर ये रहा, r वेक्टर ये रहा. क्लियर है? dl वेक्टर ये रहा, r वेक्टर ये रहा. तो प्लेन के परपेंडिकुलर dl क्रॉस r. प्लेन के परपेंडिकुलर या तो इनवर्ड होगी या आउटवर्ड होगी. तो क्या होगा? dl क्रॉस r. सो dl वेक्टर इज लाइक दिस, r वेक्टर इज लाइक दिस. सो dl क्रॉस r. तो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर क्या होगी? बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी. दैट मींस डॉट. मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर क्या होगी? बाहर की तरफ आती हुई नजर आएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दैट मींस यहाँ पर सारे में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जाती हुई नजर आएगी और यहाँ पर अंदर की तरफ जाती हुई नजर आएगी. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एकदम क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्लियर है. एक दो पॉइंट और देखते हैं. मान लीजिए करंट कैरिंग वायर इज लाइक दिस और एग्जैक्टली मान लो यहाँ पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है. एग्जैक्टली यहाँ पर अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर. तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो. कैसे पता चला? थीटा क्या है? एंगल बिटवीन dl vector and r vector. Here the angle between dl vector and r vector is what? Zero. Angle between dl vector and r vector is what? Zero. So here magnetic field is what? Zero. That means कहने का क्या मतलब है? अगर कोई एक करंट कैरिंग एलिमेंट है, वायर है, so along this length जितने भी पॉइंट होंगे उन सभी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? जीरो. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और अपार्ट फ्रॉम दिस लाइन बाकी किसी भी रीजन में मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकता हूं. दैट मीन्स यहां से मैंने क्या जान लिया? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. यहां से हमने क्या जाना? द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. क्लियर है एकदम? इसको आप नोट करिए डायरेक्शन को. नाउ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हमने सीख लिया. अब हम निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. दो एलिमेंट बेसिकली हमें पढ़ने हैं जनरली. एक तो है करंट कैरिंग वायर और एक करंट कैरिंग कॉइल. सबसे पहले हम पढ़ेंगे करंट कैरिंग वायर के लिए. हेडिंग डालिए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग वायर. क्लियर है? फाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए देखेंगे हम. मान लीजिए मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है इस तरीके से. मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है लाइक दिस. एक करंट कैरिंग वायर है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से I. यहां से लेट्स से d डिस्टेंस की दूरी पर एक पॉइंट है जहां पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. एक एंड यहां से कितना एंगल बना रहा है? लेट्स से θ2 और लेट्स से θ1 लिख लेते हैं इसको. दिस एंगल इज θ1 और दूसरा एंड इस पॉइंट पर कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है? लेट्स से θ2. क्लियर है? और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है. डायरेक्शन हमें पता ही है. डायरेक्शन तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ ली. वो क्या है? dl क्रॉस r. dl वेक्टर ऐसे होगा, r वेक्टर ऐसे होगा. सो dl क्रॉस r इनवर्ड. क्लियर है? अब देखिए पहले हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं डायरेक्शन को. मान लीजिए करंट कैरिंग वायर. ये क्या है? करंट कैरिंग वायर और करंट की डायरेक्शन इज लाइक दिस. मान लीजिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, मान लीजिए विद इन द प्लेन बिल्कुल एग्जैक्टली इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए. सो dl वेक्टर इज लाइक दिस, r वेक्टर इज लाइक दिस. सो dl क्रॉस r यहाँ पर क्या होगा? इनवर्ड. क्लियर है? मान लो एग्जैक्टली यहाँ पर चाहिए तो
dl वेक्टर इज लाइक दिस एंड r वेक्टर इज लाइक दिस, सो dl क्रॉस r तो क्या होगा आउटवर्ड। कहने का मतलब है मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, तो एग्जैक्टली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रही है और एग्जैक्टली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ जा रही है। अगर मान लो मैं एग्जैक्टली यहां पर बात करूं तो क्या होगा dl और r, सो dl क्रॉस r मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है। दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस। अगर मैं यहां की बात करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगी और निकाल भी लो, dl वेक्टर इज लाइक दिस, r वेक्टर इज लाइक दिस, dl क्रॉस r मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। कहने का मतलब है इसके चारों ओर अगर इन पॉइंट को मैं ज्वाइन करूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सर्कुलर कंसेंट्रिक सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड पाई जाएगी। बहुत जबरदस्त। जब हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो और डिटेल में बात करेंगे। दैट मींस ये करंट कैरिंग वायर है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। मैग्नेटिक फील्ड विल बी लाइक दिस और किसी भी पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म कर रही है मैग्नेटिक फील्ड और किसी भी पॉइंट पर अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो एट दैट पॉइंट जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, एट दैट पॉइंट जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, एट दैट पॉइंट जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इसको हम अगेन राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हैं। राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? होल्ड द करंट कैरिंग वायर इन योर राइट हैंड सच दैट thumb will give the direction of current, then the curling finger will be the direction of magnetic field. The curling finger will give the direction of the curve of magnetic field and tangent at any point will give the direction of magnetic field at that point. याद करिए, मान लो ये करंट कैरिंग वायर कुछ इस तरीके से है, करंट अंदर की तरफ जा रहा है like this, so इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, इट विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज लूप बना रही होगी और किसी भी पॉइंट पर मान लो मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, यहां पर ऐसी होगी, जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट, जस्ट ड्रॉ द टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम। और ये सब चीज मैंने कैसे देख रखी है? क्रॉस प्रोडक्ट से। क्रॉस प्रोडक्ट से मान लीजिए मुझे यहां पर निकालनी है, डायरेक्शन एकदम क्लियर आएगी। मान लीजिए मुझे यहां निकालनी है, सो r वेक्टर विल बी लाइक दिस, dl वेक्टर अंदर की तरफ है, r वेक्टर ये रहा, dl वेक्टर अंदर की तरफ है, r वेक्टर ये रहा, dl क्रॉस r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए मुझे यहां निकालना है, तो अंदर की तरफ करंट है, r वेक्टर इज लाइक दिस, सो क्या होगा dl क्रॉस r। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो सिंपली हमें क्या ध्यान रखना है? राइट हैंड थंब रूल फॉर करंट कैरिंग वायर के लिए क्या है वो? कर्ल द फिंगर ऑफ योर राइट हैंड। सबसे पहले होल्ड द करंट कैरिंग एलिमेंट इन योर राइट हैंड सच दैट थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट, एट दैट इंस्टेंट योर कर्लिंग फिंगर will give the direction of magnetic field. So what is the magnetic field? What is the trajectory of magnetic field around a current carrying wire? It is concentric circles. Clear एकदम? चलिए और देखते हैं। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं सिंपली। चलिए, दैट मीन्स यहां पर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। इस पॉइंट पर थंब करंट की डायरेक्शन, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड। चलिए, इसी इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना है। अब बायो-सैवर्ट्स लॉ मुझे आता है। मान लीजिए ये अपना ओरिजिन हो गया, जहां से मैं सारी कैलकुलेशन करूंगा। लेट्स से यहां से y डिस्टेंस पर जाकर के, यहां से y डिस्टेंस पर जाकर के एक dy लेंथ का एक डिफरेंशियल एलिमेंट ले लेते हैं, जो कि लेट्स से यहां से थीटा एंगल सस्पेंड कर रहा है। सो जस्ट इसका आउटर एज कितना एंगल सस्पेंड करेगा? इसका आउटर एज डी थीटा। क्लियर है? इस तरीके की कैलकुलेशन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए, सो dy वेक्टर इज लाइक दिस एंड r वेक्टर इज लाइक दिस। क्लियर है? ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। सो ये एंगल कितना हो गया? ये एंगल कितना आएगा? ये वाला एंगल कितना आएगा? dl और r के बीच में एंगल, ये वाला एंगल कितना आने वाला है? 90 प्लस थीटा। क्लियर एकदम? फिर से देखते हैं, इस ट्रायंगल पे गौर फरमाओ। इस ट्रायंगल पे ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 90 प्लस
थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए भाई, तो यहां पर स्मॉल मैग्नीट्यूड अब हम लिखते हैं, लेट्स से दिस इज आर। अब हम यहां पर स्मॉल मैग्नीट्यूड लिखते हैं मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या आएगा, dB वेक्टर विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट I dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर 4 पाई। क्लियर एकदम? अब देखते हैं dl क्या होगा यहाँ पर, dl क्या होगा यहाँ पर, dy, और थीटा क्या है यहाँ पर 90 प्लस थीटा, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट I dy साइन 90 प्लस थीटा अपॉन में 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? अब देखो, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे आप ऊपर और नीचे जाओगे y भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, y भी वेरी करेगा और थीटा भी वेरी करेगा। दैट मीन्स यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, और आपको मालूम है इंटीग्रेशन में एक ही वेरिएबल होना चाहिए। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल हैं तो आपको उनको कोरिलेट करना आना चाहिए, वो हम कर लेंगे। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस ट्रायंगल पे गौर फरमाओ, इसी ट्रायंगल में गौर फरमाओ और टेन थीटा की वैल्यू मुझे बताओ। टेन थीटा क्या होगा, यहाँ से सिंपली टेन थीटा क्या होगा, y अपॉन में d। टेन थीटा क्या होगा, y अपॉन में d, तो y को क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ से, d टेन थीटा। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dy क्या आ जाएगा, d टेन थीटा का क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? और अगेन इसमें इसी ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, तो क्या आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से, r स्क्वायर बराबर y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। y स्क्वायर की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए y स्क्वायर की जगह d स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, दैट मींस r स्क्वायर बराबर d स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस d स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। दैट मींस r स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं हम, d स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कुछ नहीं करना, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए और इंटीग्रेट करेंगे। चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट I dy की जगह क्या पुट कर दूंगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। क्या पुट कर दूंगा, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और cos थीटा एज इट इज अपॉन में 4 पाई इंटू r स्क्वायर की जगह क्या पुट कर दूंगा, r स्क्वायर की जगह d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। कुछ कैंसिल आउट, sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, एक d से एक d कैंसिल, तो सिंपली db का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, सिंपली न्यू नॉट I cos थीटा d थीटा अपॉन में 4 पाई इंटू d। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये क्या निकाल दिया आपने, डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट। न्यू नॉट I ओवर 4 पाई d क्या है, कांस्टेंट। अब थीटा की लिमिट देखिए ये आपने जीरो, ये आपने रेफरेंस लेवल लिया है, तो थीटा कहां से कहां वेरी करेगा, ये माइनस थीटा 2 से थीटा 1। कैसे वेरी करेगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। दैट मींस वेरिएशन क्या हो जाएगा, माइनस थीटा 2 से थीटा 1। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, जल्दी बोलिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन थीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट I ओवर 4 पाई d साइन, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो साइन थीटा 1 माइनस ऑफ साइन माइनस थीटा 2। साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। डायरेक्ट लिख रहा हूं, जब हम यहां पे करेंगे माइनस साइन माइनस थीटा 2, और साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या आ गया, न्यू नॉट I ओवर 4 पाई d sin theta 1 plus sin theta 2. So this is the expression of magnetic field. अभी और बात करेंगे इसमें डिटेल में. So this is the expression of magnetic field at any point d distance away from the wire. और theta 1 theta 2 क्या है, theta 1 theta 2 क्या है, angle suspended by the end points of the wire at that point. क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर एकदम कंसेप्ट. सो डायरेक्शन भी हमें क्लियर हो गई और मैग्नीट्यूड भी क्लियर हो गया. अब हम इसमें और केसेस देखेंगे, पहले इसको आप नोट करिए. चलिए इसके कुछ केसेस हम देखते हैं.
सबसे पहले तो दो केस आते हैं, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और सेमी इनफाइनाइट वायर। पहले तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब समझ में आना चाहिए। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का सिंपली ये मतलब है, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का मतलब है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, दैट पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी क्लोज टू द वायर, दैट मीन्स दिस डी इज वेरी वेरी स्मॉल, दिस डी इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस। अगर मान लीजिए डी, ध्यान से देखिए, अगर ये डी जो है मैं उसके पास लेता चला जाऊं तो एंगल पर फोकस करिए। इस पॉइंट को मैं पास लेता जा रहा हूं, एंगल बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और जब मैं इस पॉइंट को बिल्कुल पास ले जाऊंगा तो θ1 और θ2 नियरली क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। दैट मींस फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर केस 1 क्या होगा, फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसका क्या मतलब है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का, इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज वेरी क्लोज टू द वायर। उस केस में θ1 और θ2 नियरली क्या होंगे, 90 डिग्री। इन दैट केस मैग्नेटिक फील्ड सिंपली क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी। साइन 90 प्लस साइन 90 क्या होता है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, वो 2। दैट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड सिंपली कितनी आ जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक केस होता है सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, इसको समझ लो। सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर मतलब, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का क्या मतलब है, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का क्या मतलब है, मान लीजिए वायर ये रहा और जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हम यहां पे ले रहे हैं, क्लियर है? दैट मीन्स एक एंगल क्या हो गया 0 और एक एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। दैट मीन्स मैं इस पॉइंट को अगर यहां ले लूं, ऊपर भी ले सकता हूं और नीचे भी ले सकता हूं। दैट मींस दोनों में से एक एंगल क्या हो जाएगा 0। लेट्स से θ2 कितना हो गया 0 डिग्री और θ1 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। इसमें पुट कर देंगे तो ये पूरा क्या आ जाएगा 1 + 0 1। दैट मींस मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी सिंपली यहां पर म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी। इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन तो सभी को क्लियर है, डायरेक्शन तो सभी को क्लियर है, इनवर्ट क्लियर है एकदम, डायरेक्शन सभी को क्लियर है, बस ये केसेस आपको ध्यान रखने हैं, क्लियर है? और देखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, ड्यूरिंग डेरिवेशन ये पॉइंट हमें समझ में आएगा। मान लीजिए इसको मैं इस तरीके से डिजाइन करूं, मान लीजिए वायर ऐसे हैं, मान लीजिए वायर ऐसे हैं और मैग्नेटिक फील्ड मान लो मुझे ऐसे निकालनी है, क्लियर है? मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहां पर निकालनी है और लेट्स से ये एंगल हो गया अपना, लेट्स से ये एंगल अपना यहां पर क्या हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया θ2 और ये वाला एंगल क्या हो गया अपना θ1 और ये d इज दिस, क्लियर है एकदम? मान लो अब हमें करना होता तो अब लिमिट कैसे लेते हैं हम, ये मैंने रेफरेंस लाइन ले लिया, अब लिमिट कैसे लेते हैं, -θ2 से θ1 या फिर θ2 से θ1? इस बार लिमिट क्या लेते हैं θ2 से θ1। अब यहां पर पुट करके देखो θ2 से θ1 तो आंसर क्या आता, sin θ1 माइनस ऑफ sin θ2, सिंपली माइनस ऑफ sin θ2। दैट मींस इन दिस केस, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इन दिस केस b क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी sin θ1 माइनस sin θ2। याद करो ऐसा ही कुछ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ा था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो कंपोनेंट होते थे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट और पैरेलल कंपोनेंट। यहां पे सिंपली एक ही मैग्नेटिक फील्ड है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? अब आपको ध्यान कैसे रखना है, अगर एंगल सबसे पहले व्हाट इज डी, डी क्या है, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड द पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रखना डी कोई ऐरा गैरा डिस्टेंस नहीं है, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दैट्स व्हाई वायर ये है, मैंने d अभी भी ये लिया है, वायर ये है, मैंने d अभी भी ये लिया है। d ये नहीं होगा, d क्या होगा, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द वायर फ्रॉम दैट पॉइंट वेयर वी नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही? अब इस लाइन के अगर एंगल अपोजिट तरफ है, दोनों तरफ है लाइक दिस, तो बीच में प्लस साइन आ रहा है। अगर एंगल जो है इस लाइन के सेम साइड है, देखिए सेम साइड है इस बार, अगर एंगल लाइन के सेम साइड है तो बीच में माइनस आएगा। इसको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या दोनों चारों केस क्लियर है? एकदम चारों केस क्लियर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर और ये वाला केस क्या है, ये वाला केस क्या है कि अगर एंगल
D क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द वायर एंड द पॉइंट वेयर यू नीड टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर एंगल अपोजिट साइड है तो प्लस आएगा सिंपली, और अगर एंगल सेम साइड है तो बीच में माइनस आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? ये केसेस आप नोट करिए, प्रॉब्लम्स करेंगे हम। नाउ वी विल स्टार्ट विद फ्यू प्रॉब्लम्स। अच्छी प्रॉब्लम्स करते हैं। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपके आगे बना रखे हैं, चारों को एक करके सॉल्व करेंगे। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है, करंट इज I। सिंपल क्वेश्चन से शुरू करेंगे। O is the point where we need to calculate the magnetic field. O is the point where we need to calculate the magnetic field, and this angle is 60 degree and this angle is 30 degree। यहाँ पर तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। वो क्या है? B is equals to म्यू नॉट ओवर 4 पाई I by D sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2। सिंपली वैल्यू पुट कर दीजिए तो आंसर क्या आ गया? म्यू नॉट ओवर 4 पाई I by D sin 30 plus sin 60 and you will get the result. And what will be the direction? What will be the direction? Direction क्या होगी? Inward। क्लियर है एकदम? समझ में आ रहा है? चलिए इस प्रॉब्लम को देखते हैं। अब वही है, सेम प्रॉब्लम है, बस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन में थोड़ा सा नीचे कर दिया। एंड D is this, D is given is this। क्लियर है एकदम? तो ध्यान रखना, जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा पहली बात तो D क्या होता है? D is the perpendicular distance from the wire to the point where we need to calculate the magnetic field। that means मान लीजिए वायर को मैं ऐसे एक्सटेंड कर दूं तो ये डिस्टेंस हमें चाहिए। ये D है तो ये कितना होगा? देखिए ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री। अगर ये D है तो इस ट्रायंगल से ये क्या होगा? ये D है तो ये क्या होगा? बेस क्या होगा? D cos थीटा। दैट मींस ये साइड कितनी आ गई? D cos 30 डिग्री। क्लियर है? और देखिए दोनों एंगल सेम साइड में है, दोनों एंगल सेम साइड में है तो क्या आएगा अब? माइनस। दोनों एंगल सेम साइड में है तो क्या आएगा अब? माइनस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन वही क्या होगी? इनवर्ड। क्लियर है एकदम? तो आंसर क्या आ जाएगा? देखिए मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ पर? न्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय D। कितना होगा मेरे भाई? D cos 30 और अंदर क्या हो जाएगा? अंदर क्या हो जाएगा? sin 60 माइनस sin 30। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? डायरेक्ट लिख दिया। जब कंसेप्ट मालूम हो तो डायरेक्ट। क्लियर एकदम? यहां पर चलते हैं। करंट कैरिंग वायर ऐसे है, हॉरिजॉन्टल से, लेट्स से हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइन है और एक पॉइंट मैंने यहां ले लिया। क्लियर है? अब देखिए D क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो D क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अबे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं। अब बच्चे जनरली क्या गलती करते हैं? पॉइंट को खिसका देते हैं। पॉइंट थोड़ी ना चेंज कर सकते हो यार आप, पॉइंट चेंज थोड़ी करना है। थोड़ा बहुत दिमाग लगाओ। मान लो इस वायर को मैं पीछे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर दूं। क्लियर है? तो D क्या होगा? ये दूरी निकल जाएगी, ये दूरी निकल जाएगी। ये दूरी कैसे निकलेगी? देखिए ये 37, ये 90, तो ये एंगल कितना होगा? 53 डिग्री। अगर ये 53 है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? 37 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखिए अब देखिए ये A है, ये A गिवन है इस ट्राइंगल में। देखिए ये A गिवन है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। ये A गिवन है, ये मुझे निकालना है तो ये क्या होगा? A, ये क्या हो जाएगा? A cos 37। तो ये D कितना हो गया आपका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया? A cos 37। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और देखिए ये अप टू इंफिनिटी तक जा रहा है। सो देखिए अब एंगल देखना है। एक एंगल कितना हो जाएगा? एक एंगल कितना हो जाएगा? इस लाइन पर, परपेंडिकुलर लाइन पर ये वायर का एक एंड कितना एंगल सस्पेंड कर रहा है? 37 डिग्री। और दूसरा एंड कितना एंगल सस्पेंड करेगा? 90 डिग्री। दैट मींस एक एंगल कितना हो जाएगा? एक एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री और दूसरा एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। डायरेक्शन तो पता ही है क्या होगी? इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन तो पता ही है क्या होगी? इनवर्ड। क्लियर है? तो जब मैं फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? न्यू नॉट ओवर 4 पाई I बाय D। कितना होगा? जल्दी बोलिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा? A cos 37 इंटू क्या होगा? साइन 90 माइनस साइन 37 डिग्री। एंड यू कैन सॉल्व इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर है एकदम? आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हो।
अब यहां पर चलते हैं भाई, ये एक स्क्वायर है विद साइड L, करंट इज I इज फ्लोइंग। अब हमें बताना है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल है, एक वायर की वजह से देखिए, एक वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, इसकी वजह से भी इनवर्ड, और इसकी वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड। दैट मींस इन सभी की वजह से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो एक की वजह से कैलकुलेट करो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। एक की वजह से कैलकुलेशन करते हैं भाई, चलो एक की वजह से कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये दूरी कितनी होगी, L/2। ये दूरी कितनी होगी, L/2। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। ये भी एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। सिंपली लिख देंगे डायरेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी यहाँ पर, μ0/4πI/d कितना हो गया फिलहाल, L/2, और एंगल कितना हो गया, sin 45 प्लस sin 45। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या निकाला, एक की वजह से, डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। ये क्या निकाला, एक की वजह से। और बी नेट कितना हो जाएगा, 4 इंटू μ0/4πI/L/2। sin 45 कितना होता है, 1/√2, दैट मींस 2/√2, एंड यू कैन सिंप्लीफाई इट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो इस तरीके से देखिए हमने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है एकदम। इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और उसकी साइड L है, उसमें करंट I फ्लो हो रहा है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही सिंपल है, एक वायर की वजह से निकालेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। क्यों, क्योंकि एक वायर, इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, और इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनवर्ड। तो एक की वजह से निकालो, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हम कह सकते हैं तीनों की वजह से सेम होगी। अच्छा भाई, इस वायर से हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए हमें पहले निकालना है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और ये दो एंगल तो सभी को मालूम है, ड्यू टू सिमेट्रिसिटी हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, ये एग्जैक्टली बाइसेक्टर होंगे। तो ये एंगल कितना हो गया, 30-30। ये एंगल कितना हो गया, 30-30। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 और 60। ये एंगल कितना हो जाएगा, 60 और 60। चलिए भाई, चलिए भाई, अब पहले तो ये वाला डिस्टेंस निकालना है। ये वाला कैसे निकालेंगे, अगेन इस ट्रायंगल पे गौर फरमाइए, OAB, ट्रायंगल OAB पर गौर फरमाइए, ट्रायंगल OAB पर गौर फरमाइए। और ये डिस्टेंस कितना है, देखिए L/2। ये डिस्टेंस L/2 है, ये आपको निकालना है। तो देखिए tan 30 कितना होता है, tan 30 कितना होगा, दिस OB अपॉन में L/2। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, tan 30 कितना होगा, सभी को मालूम है, जल्दी बोलिए, tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो OB की वैल्यू कितनी आ गई, L/2√3। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया हमारे पास, D आ गया हमारे पास, एंगल 60-60 है, तो लगा दो, डायरेक्ट लगा दो। मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, μ0/4πI/d sin θ1 प्लस sin θ2। तो सिंपली क्या आ जाएगा, μ0/4πI/d की वैल्यू कितनी है, L/2√3 और sin 60 प्लस sin 60। और सॉल्व करेंगे तो 2√3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आएगा, 2√3 μ0I/4π इंटू 2 इंटू sin 60 कितना होता है, √3/2। 2 से 2 कैंसिल, ये आंसर आ गया। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। लेकिन ये एक की वजह से निकाला है। और बी नेट कितना हो जाएगा, सिंपली बी नेट कितना हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। बी नेट कितना हो जाएगा, इसे 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 3 इंटू, इसको 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा, सिंपली जल्दी बोलिए, ये क्या आ जाएगा, 6। तो ये क्या हो गया, 18। सिंपली डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 इंटू, देखिए 3 इंटू 2 6। तो कितना आ जाएगा, 6 μ0I/4π, oh sorry, this is L, 4πL। so this is the answer। और डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड। क्लियर है एकदम। चलिए इस पर चलते हैं, इस पर चलते हैं। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हैं। क्या है, दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए कितनी आती है, μ0I/2πd, μ0I/2πd। दो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। क्लियर है। करंट I और 2I अपोजिट डायरेक्शन में है, एक पॉइंट B, एक पॉइंट O, एक पॉइंट A। क्लियर है। B, O और A पर नेट मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। चलिए B पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, B पर हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए B पर
इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखिए इस वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से बाहर जाते हो, यहां से देखो, यहां से तो अंदर, इधर की तरफ अंदर जाते हुए और इधर की तरफ से बाहर आते हुए। क्लियर है एकदम। तो बी पर इस वाले वायर की वजह से कितनी होगी, लेट्स से इसको मैं नाम दे देता हूं 1 और 2। बी पर 1 की वजह से कितनी होगी, बी पर 1 की वजह से कितनी होगी, देखिए न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी, वेयर डी इज व्हाट ए, तो न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्लियर है एकदम, क्लियर है एकदम। और बी पर इसकी वजह से कितनी होगी, इसकी वजह से पहले डायरेक्शन देखिए, करंट इस बार डाउनवर्ड है, करंट इस बार डाउनवर्ड है, तो डायरेक्शन भी क्या होगी, डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड। करंट अगर डाउनवर्ड है तो डायरेक्शन क्या होगी बी पॉइंट पर, इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर है एकदम। इसकी वजह से क्या थी, आउटवर्ड, इसकी वजह से क्या थी, इनवर्ड। क्लियर है एकदम। तो सेकंड वायर की वजह से क्या होगी, ये तो फर्स्ट वायर की वजह से है, लेट्स से यहां पर मैं फर्स्ट डाल देता हूं, तो सेकंड वायर की वजह से क्या होगी, सेकंड वायर की वजह से क्या होगी, न्यू नॉट 2i ओवर 2 पाई, व्हाट इज ए, 3a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। तो सिंपली ये माइनस हो जाएगा, बस आपको ये देखना है कौन बड़ा होगा और कौन छोटा। क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है। दोनों का डिफरेंस निकल जाएगा। क्यों डिफरेंस निकल जाएगा, क्योंकि एक की वजह से आउटवर्ड है और एक की वजह से इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टोरियली हमें इसको सॉल्व करना है। क्लियर है एकदम। चलिए सी पॉइंट पर देखते हैं, सॉरी ओ पॉइंट पर देखते हैं। ओ पॉइंट पर फर्स्ट वाले वायर की वजह से देखेंगे पहले। फर्स्ट वाले वायर की वजह से ओ पॉइंट पर देखिए इनवर्ड होगा, और वो कितना आएगा, न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू व्हाट इज डी ए, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर एकदम। सेकंड वायर की वजह से देखते हैं, चलिए सेकंड वायर की वजह से, सेकंड वायर की वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड। सेकंड वायर की वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सेकंड वायर की वजह से भी क्या होगी, इनवर्ड। फर्स्ट की वजह से भी इनवर्ड, सेकंड की वजह से भी हम इनवर्ड, तो सिंपली दोनों ऐड हो जाएंगी। तो सेकंड वायर की वजह से क्या होगी, न्यू नॉट आई, आई कितना है 2i अपॉन में 2 पाई, ए कितना है इस बार ए, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। तो सिंपली ऐड कर दीजिएगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी और उसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर है। इन द सेम मैनर जैसे कि हमने बी पर निकाला था, वैसे ही अब हम यहाँ ए पर निकाल लेंगे। ए पर फर्स्ट वायर की वजह से कितना होगी, देखिए फर्स्ट वायर की वजह से ए पर फर्स्ट वायर की वजह से, ए पॉइंट पर फर्स्ट वायर की वजह से क्या होगी, इनवर्ड। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू 3a, और डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड। क्लियर है। सेकंड वायर की वजह से, सेकंड वायर की वजह से देखिए यहां से इनवर्ड है, यहां से अंदर जा रही है, तो यहां से कॉमन सेंस से बाहर आएगी। क्लियर है एकदम। तो क्या होगा, न्यू नॉट, सेकंड वायर की वजह से न्यू नॉट 2i अपॉन में 2 पाई इंटू ए, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। रिजल्टेंट दोनों को माइनस करेंगे, ये देख लीजिएगा आप कौन बड़ा और कौन छोटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, इनको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं, और प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से 3 डायमेंशनल क्वेश्चन हम करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये अपना वाई एक्सिस और ये अपना जेड एक्सिस। 2 इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, एक जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है इस तरीके से, पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग उसको करंट की डायरेक्शन है, और करंट का मैग्नीट्यूड है 2i, और एक वाई एक्सिस के अलॉन्ग करंट है और उसका मैग्नीट्यूड है i, पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। और x एक्सिस पे आपको a,0,0 एक पॉइंट दिया हुआ है p, x एक्सिस पे a,0,0 वहां पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर एकदम। चलिए देखते हैं, एक एक करके निकालेंगे। सबसे पहले तो ये देखिए, मान लीजिए ये अपना जेड एक्सिस, क्लियर है, इस तरीके से देखिए, मैं इसको बाहर निकालता हूं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, और लेट्स से दिस इज जेड एक्सिस। क्लियर है। पहले हम जेड एक्सिस के लॉन्ग कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स से ये जेड एक्सिस इस तरीके से आपकी तरफ आती हुई, और करंट ऐसे आ रहा है 2i, और ये एक्स एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर एग्जैक्टली। क्लियर है। यहां पर उसको भूल जाइए, वाई एक्सिस वाले को भी भूल जाइए। जेड एक्सिस के लॉन्ग जो वायर जा रहा है ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आपको मालूम है कितनी होती है, न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई डी। डायरेक्शन देखिए पहले, डायरेक्शन, ये करंट ऐसे जा रहा है, करंट कैरिंग वायर लाइक दिस, सो इसके अबाउट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे तरह से होगी,
उधर की तरफ डाउनवर्ड, तो इधर की तरफ क्या होगी, इधर की तरफ क्या होगी, अपवर्ड। मतलब इस वायर की वजह से, क्योंकि आपको बता रखा है मैंने, एक करंट कैरिंग वायर, उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स, क्लियर है एकदम। और किसी भी एक पॉइंट पर निकालना हो, किसी भी एक पॉइंट पर निकालना हो तो ड्रॉ द टेंजेंट, किसी भी एक पॉइंट पर निकालना हो तो ड्रॉ द टेंजेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसे मैंने पकड़ा है इसको, करंट ऐसे जा रहा था, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड उधर की तरफ डाउनवर्ड है, तो कॉमन सेंस से नीचे से घूमती हुई इधर की तरफ अपवर्ड होगी। मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंट कैसे होगा, अपवर्ड। क्लियर है एकदम। चाहे आप डीएल क्रॉस आर से निकाल लीजिए, डीएल वेक्टर इज दिस, आर वेक्टर इज दिस, सो डीएल क्रॉस आर क्या होगा, अपवर्ड। डीएल क्रॉस आर यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। तो लेट्स से मैं नंबर दे देता हूं इसको, ये फर्स्ट वायर और ये सेकेंड वायर। तो O पॉइंट पर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, सॉरी P पॉइंट पर फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी, P पॉइंट पर फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड आ रही थी, मतलब कि y एक्सिस के अबाउट। तो क्या आएगा, फर्स्ट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, न्यू नॉट I की जगह 2I अपॉन में 2 पाई d। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये a, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये a, तो कितना हो जाएगा 2 पाई a। वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ऊपर की तरफ जा रही है तो j कैप लगा दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम, क्लियर है। चलिए, फर्स्ट वायर की वजह से हो गया। अब हम लिखेंगे सेकंड वायर की वजह से। सेकंड वायर की वजह से क्या होगा, सेकंड वायर देखिए, सेकंड वायर y एक्सिस मतलब इधर की तरफ करंट ऐसे जा रहा है, x एक्सिस ये रही, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बतानी है, y एक्सिस ऐसे करंट ऊपर जा रहा है, यहां पर बतानी है, तो सिंपली करंट ऊपर जा रहा है, यहां पर बतानी है इनवर्ड मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस। अंदर की तरफ क्या है, नेगेटिव जेड एक्सिस, तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, करंट कितना है इस वायर में, I अपॉन में 2 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो अभी भी a ही है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, माइनस k कैप। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में कितनी आ गई, न्यू नॉट 2I अपॉन में 2 पाई a j कैप माइनस न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a k कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो दिस इज द आंसर इन वेक्टर फॉर्म। मैग्नीट्यूड में चाहिए तो सिंपली इसका स्क्वायर प्लस अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्लियर एकदम। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहां पर चलते हैं। अब एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उसको ऐसे लेकर के गए, यहां से लेके गए ऐसे, फिर एक बैंड किया, फिर ऐसे बैंड किया और ये ऊपर चला गया। क्या आपको ट्रैजेक्टरी समझ में आ रही है? चलिए, अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो इस वाले वायर की वजह से तो ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी ये बता रखा है मैंने, क्योंकि वायर के अलोंग जो भी पॉइंट होता है वहां सब पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, 0। मतलब इसकी वजह से कुछ नहीं होगा। लेट्स इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। मतलब 1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, 0, तो हम उसको नहीं लिखेंगे। क्लियर है। 2 की वजह से देखते हैं। देखिए 2 वाला जो वायर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, ध्यान से सुनिए। 2 वाला वायर जो है एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन, लेट्स से दिस इज एक्स एक्सिस, इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं। 2 वाला वायर एक्स एक्सिस के अलोंग ऐसे जा रहा है, लाइक दिस। क्लियर है एकदम, क्लियर है। और बिल्कुल ऐसे देखिए, इस एंड पॉइंट से आगे की तरफ पीछे की तरफ गए तो ओरिजिन आ गया, इसके एंड पॉइंट से पीछे की तरफ गए तो ओरिजिन आ गया। क्लियर है एकदम। और वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताइए, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस, इसके पैरेलल जा रहा है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसे है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाउनवर्ड, तो यहाँ पर क्या होगा, अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरीके से ऐसे गोला बनाएगा ये। क्लियर है। एग्जैक्टली यहाँ पर टेंजेंट ऊपर की तरफ जाएगा, या फिर डीएल क्रॉस आर से देख लो, डीएल वेक्टर इज दिस, आर वेक्टर इज दिस, डीएल क्रॉस आर। क्लियर है एकदम। सो अपवर्ड। क्लियर है एकदम। अपवर्ड मतलब वाई एक्सिस के अलावा। तो ओ पॉइंट पर सेकेंड वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे हम, तो वो कितनी आएगी, न्यू नॉट। देखिए एक एंगल इस बार कितना हो जाएगा, 0, और एक एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। एक एंगल 0 और एक एंगल 45 डिग्री, तो क्या आएगा, न्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई, न्यू नॉट आई अपॉन में
4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये a, ये पॉइंट गिवन है 0,0, a, ये पॉइंट है a, 0,0, सो 2 पाई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, a साइन 45 प्लस साइन 0। डायरेक्शन क्या बताई थी अभी, डायरेक्शन क्या बताई थी अभी, अपवर्ड। डायरेक्शन क्या बताई थी अभी, अपवर्ड। अपवर्ड मतलब y एक्सिस के अलोंग, दैट मींस j कैप। क्लियर है, क्लियर है एकदम। सिमिलरली अब देखिए थर्ड वायर पर फोकस करिए। थर्ड वायर किसके पैरेलल जा रहा है, देखिए थर्ड वायर किसके पैरेलल जा रहा है, जेड एक्सिस के अलोंग। मतलब ये रही जेड एक्सिस, ये रही जेड एक्सिस, और देखो अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। ये रही जेड एक्सिस, मान लीजिए ये रही जेड एक्सिस, लेट्स से ये अपनी जेड एक्सिस हो गई है क्लियरली, ये जेड एक्सिस है, और वायर में करंट ऐसे जा रहा है, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर एकदम। और आपको इस पॉइंट पर ओरिजिन पे निकालना है। तो देखिए जब करंट ऐसे जा रहा है लाइक दिस, मतलब इसके बाहर इनवर्ड होगा तो यहाँ क्या होगा, आउटवर्ड। इसके बाहर इनवर्ड होगा तो यहाँ पर क्या होगा, आउटवर्ड। मतलब इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो थर्ड वायर की वजह से भी सिमिलरली, थर्ड वायर की वजह से भी एक एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और एक एंगल कितना हो जाएगा 0। एक एंगल कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 45 डिग्री, और एक एंगल कितना हो जाएगा 0। तो कितना आ जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए साइन 45 प्लस साइन 0 इंटू जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस वायर की वजह से क्या होगा, इस वाले वायर की वजह से क्या होगा, इस वाले वायर की वजह से जल्दी देखिए, इस वाले वायर की वजह से क्या होने वाला है। अच्छा भाई, ये वाला वायर वाई एक्सिस के अलोंग जा रहा है इस तरह से, और आपको मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालनी है। तो सिंपली इधर की तरफ इनवर्ड, तो इधर की तरफ आउटवर्ड। आउटवर्ड का क्या मतलब है, आउटवर्ड का क्या मतलब है, इस बार जेड एक्सिस की तरफ। क्लियर है एकदम। ऐसे समझिए, ऐसे समझिए, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। क्लियर है एकदम। ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये अपना क्या हो गया, एक्स एक्सिस। क्लियर है। वायर ऐसे जा रहा है, वायर ऐसे जा रहा है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से अंदर और यहां से बाहर। बाहर मतलब कौन से एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले वायर की वजह से सिंपली क्या आ जाएगा, फोर्थ वाले वायर की वजह से न्यू नॉट आई। ये कौन सा केस होगा, सेमी इनफाइनाइट। तो सेमी इनफाइनाइट के लिए क्या होता है, न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो क्या हो जाएगा, न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सिंपली पॉजिटिव जेड एक्सिस, दैट मीन्स के कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और आप वेक्टर फॉर्म में इसको इजीली लिख सकते हो। क्लियर है। सिंपल अलग अलग आप लिखिए, सिंपली आप अलग अलग लिखिए और उसके बाद वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस वाले वायर की वजह से चलते हैं भाई, इस वाले कंसेप्ट को देखते हैं। ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एल शेप में, यहाँ पर भी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है एल शेप में। यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है, और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, डायमेंशंस उसने गिवन है। अब देखिए, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इसकी वजह से कुछ नहीं होगा क्योंकि ये अलोंग द वायर है, इसकी वजह से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये पॉइंट अलोंग द वायर है। इसकी वजह से देखिए ये सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला केस हो गया, सेमी इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर वाला केस हो गया। तो इसकी वजह से देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है करंट, करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस रीजन में इनवर्ड, तो ये घूम करके इस रीजन में क्या होगी, आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो इस वाली वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, न्यू नॉट आई ओवर 4 पाई डी। कितना है इसका, ए, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। सॉरी, डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर है एकदम, कंसेप्ट एकदम क्लियर है। इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से यहां पर इनवर्ड तो यहां पर आउटवर्ड, इसकी वजह से यहां पर इनवर्ड तो यहां पर आउटवर्ड। तो इस वाले वायर की वजह से भी कितना होगा, न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए आउटवर्ड। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई, सिंपली ऐड कर देंगे 2 इंटू न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, 2 इंटू न्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। दैट मीन्स सिंपली न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, और डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है एकदम। इन क्वेश्चंस को आप नोट करिए, आगे बढ़ेंगे। नाउ वी विल सी फ्यू मोर प्रॉब्लम। एक अच्छी प्रॉब्लम हम देखते हैं। लेट्स से एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, उस पर करंट फ्लो कर रहा है आई, डायरेक्शन देखिए वो क्या है, आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आउटवर्ड।
एक और वायर है एल डिस्टेंस की दूरी पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लेकिन करंट की डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड। क्लियर एकदम। अब इसी प्लेन में एक पॉइंट है P जो कि यहां से L डिस्टेंस की दूरी पर है। ऑब्वियसली द डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर टू इट। क्लियर है। और ये पॉइंट भी यहां से L डिस्टेंस की दूरी पर है, मतलब कि ये ज्योमेट्री क्या बन रही है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। अब देखिए, पहले तो हम डायरेक्शन की बात करेंगे। मैग्नीट्यूड तो हम निकाल ही लेंगे। मैग्नीट्यूड तो सिंपल है, न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, इनफाइनिटी लॉन्ग वायर की वजह से। अब देखो, करंट की डायरेक्शन ऐसे है आउटवर्ड, करंट की डायरेक्शन ऐसे है आउटवर्ड, कैसे भी निकाल लो, मैं दोनों तरीके से सिखाऊंगा। और आर वेक्टर ये रहा। क्लियर है। मतलब प्लेन ये हो गया, प्लेन देखिए ये हो गया, प्लेन समझिए आप, प्लेन ये हो गया, मेरा हाथ जैसे है ये प्लेन हो गया। और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है, प्लेन कंटेनिंग आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। ये क्रॉस प्रोडक्ट सिखा रखा है मैंने। सो क्या होगा, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर। क्लियर है एकदम। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ होगी B1। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। और भी कैसे देख सकते हैं, देखिए करंट कैरिंग वायर ऐसे है। क्लियर है। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड होंगी वो ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल होंगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। एक ऐसा कंसेंट्रिक सर्कल यहां पर भी होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल इस तरीके से होगा। और घूम कैसे रही होंगी वो मैग्नेटिक फील्ड, लाइक दिस, लाइक दिस। तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, वो इस तरीके से ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। कैसे भी आप समझ लीजिए। इन द सेम मैनर यहाँ पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है। क्लियर है। आर वेक्टर ये रहा, सो प्लेन ये हो गया। अब परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब या तो ऐसे या फिर ऐसे। क्लियर एकदम। डायरेक्शन देख लेते हैं। करंट अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब डीएल वेक्टर इज लाइक दिस एंड आर वेक्टर इज लाइक दिस। सो डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर, डीएल से आर की तरफ। क्लियर एकदम। सो इट विल बी लाइक दिस, B2 विल बी लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब जरा एंगल वगैरह हम देखते हैं। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, सो अगर ये एंगल 60 है तो कॉमन सेंस है ये भी कितना होगा 60। और अगर ये एंगल पूरा 90 है तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। इन द सेम मैनर ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री। और B1 B2 का मैग्नीट्यूड सेम है, वो आप जानते ही हैं क्योंकि सब कुछ सेम है, सिमेट्री है। सो B1 कितना होगा मैग्नीट्यूड वाइज, B1 कितना होगा न्यू नॉट आई ओवर 2 पाई इंटू डी, डी क्या होगा L। सेम केस B2 भी कितना होगा, B2 भी कितना होगा न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई L। दैट मीन्स ये हमने देख लिया B1 और B2 का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम, लेट्स से B। क्लियर एकदम। सो हम रिजॉल्व कर लेते हैं। B1 B2 की जगह B लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा B cos 30 और ये क्या हो जाएगा B sin 30। क्लियर है। सेम केस ये क्या हो जाएगा B cos 30 और ये क्या हो जाएगा B sin 30। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे cos कंपोनेंट विल कैंसिल आउट, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड B नेट कितना हो जाएगा सिंपली, B नेट कितना हो जाएगा सिंपली 2B sin 30। दैट मीन्स 2 इंटू B कितना है सिंपली न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई D, D इज L। क्लियर है। और sin 30 कितना होता है हाफ, तो आंसर कितना आ गया न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई L। और डायरेक्शन क्या होगी अपवर्ड। क्लियर है। तो दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस होल सिस्टम। अच्छी प्रॉब्लम थी ये। एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं। मान लीजिए एक शीट है, इस बार हमने एक शीट ले ली जिसकी थिकनेस कितनी है D और करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दिस थिकनेस। क्लियर एकदम। अब इसके एक एंड से A डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहाँ पर नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। क्लियर है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बिना इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, आप भी समझ पा रहे हैं क्योंकि करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स थिकनेस। तो करंट पर यूनिट थिकनेस कितना हो जाएगा, करंट पर यूनिट थिकनेस, करंट पर यूनिट थिकनेस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलिए, करंट पर यूनिट थिकनेस कितना हो जाएगा I अपॉन में D, करंट पर यूनिट थिकनेस, पर यूनिट थिकनेस का करंट। अब क्या करेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे, एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे, इनफाइनिटली लॉन्ग है ये, एक स्मॉल स्ट्रिप ले लेंगे जिसकी थिकनेस कितनी है, जिसकी थिकनेस कितनी बनेगी, एक स्मॉल स्ट्रिप
जिसकी थिकनेस कितनी है, ये लेट्स से इसकी थिकनेस कितनी है dx, और ये इस पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर है। क्लियर है एकदम। सो इस स्मॉल थिकनेस में जो स्मॉल करंट होगा di, वो कितना होगा, करंट पर यूनिट थिकनेस इनटू थिकनेस, सो I by d into dx, this is small I। क्लियर एकदम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज दिस, तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, इनवर्ड। और ऐसी ऐसी अनंत स्ट्रिप होंगी, सभी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगी। एक की वजह से निकाल के टोटल के लिए क्या कर दूंगा, इंटीग्रेट। क्लियर है। तो इस स्मॉल स्ट्रिप की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगी dB, वो कितना होगी, न्यू नॉट इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से कितना होता है, न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d, सो न्यू नॉट di अपॉन 2 पाई x। क्लियर है एकदम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इस पॉइंट का स्ट्रिप से, x। क्लियर है एकदम। सो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट, वैल्यू पुट करिए, न्यू नॉट 2 पाई इंटू डी आई की वैल्यू कितनी है, I बाई डी dx अपॉन में x। क्लियर है। जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, जो भी कांस्टेंट है उनको बाहर निकालो, तो क्या हो जाएगा, ये सिंपली क्या हो जाएगा, dB विल बी इक्वल्स टू न्यू नॉट 2 पाई डी आई dx अपॉन में x। कंप्लीट निकालने के लिए क्या करूंगा, इंटीग्रेट, और x की लिमिट कहां से कहां जाएगी, जल्दी देखिए, x की लिमिट कहां से कहां जाएगी, a से a प्लस d। x की लिमिट कहां से कहां जाएगी, a से a प्लस d। 1 बाय x का इंटीग्रेशन log x, तो सिंपली कितना आ जाएगा, न्यू नॉट I अपॉन 2 पाई d log a प्लस d माइनस a, दैट मीन्स log a प्लस d अपॉन में a। सो दिस इज द आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। सो इस लेक्चर में हमने क्या सीखा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, उसके सारे केसेस देखे। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग, and we will do the combination of wire and ring. Clear है? Thank you for now.